स्वामी आनंद मैत्रेय आश्रम में उनकी जो बैकग्राउंड थी वो एक संपादक के रूप में बैकग्राउंड थी उनकी, और वो कांग्रेस पार्टी का के क्रियाकलापों का भी संपादन करते थे। उनका एक मुखपत्र निकालते थे कभी। तो ओशो के जो प्रेस रिलेशन का कार्य था वो भी वो देखते थे। जुलाई में 1987 जुलाई में उन्होंने शरीर छोड़ा, और वो एक संबुद्ध शिष्य थे। हम दोनों मिलकर एक स्थान पर बैठ के काम करते थे, तो काफ़ी काम की जानकारी थी हम दोनों को होती थी। इसलिए ओशो ने जब उनका देहांत हुआ तो मुझे वो कार्य दिया, और साथ में ये समझाया कि दुनिया भर में उनके संबंध में जो कुछ भी छपता है उसका उत्तर देना ज़रूरी होता है, और उत्तर इस ढंग से देना है कि वो कुछ गलत लिखें तो उस पर भड़कना नहीं है, क्रोधित नहीं होना है, उनका पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देना है। वो ऐसा गलत लिख रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ रहते नहीं हैं। तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें पता है कि यहाँ का जीवन कैसा है, मेरा जीवन दर्शन कैसा है। उनको हर पॉइंट का उत्तर दो, और जब वो प्रकाशित करें तो उनको धन्यवाद भी दो। तो शुरुआत में मेरे एक दो प्रेस को आंसर जो मैंने लिखे थे उन्होंने देखे, और साथ में उन्होंने निर्देश दिया सबको कि सब अपने पत्र जब भी भेजना चाहें, कुछ लिख के भेजना चाहें तो स्वामी कीर्ति को पहले दिखा दें, उसके बाद ही जाए। नहीं तो क्या होता है कि सन्यासियों में एक जैसी भाषा लिखी हो तो रिपीटिशन भी हो जाता है। तो वो भी कोऑर्डिनेशन मेरा काम था, और अगर अधिकृत वक्तव्य कुछ जाना है तो वो भी मेरे नाम से जाता था। तो ऐसे बहुत बार प्रेस के साथ बहुत ही एक प्रकार से इंगेजिंग टाइम था। हर बार कुछ ना कुछ, ओशो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते थे कि हम प्रेस रिलीज़ निकालते। कभी कभी अगर हम 7 दिन तक प्रेस रिलीज़ ना निकालते तो प्रेस वाले भी चिंतित होते थे कि आज कुछ आया नहीं है, क्यों नहीं आ रहा कुछ, ओशो ने तो कुछ बोला ही होगा। तो धीरे धीरे प्रेस बहुत पॉजिटिव हो गई, और मैं क्या करता था कि उनको प्रेस रिलीज़ के अलावा पुस्तकें भी दिया करता था ताकि वो पढ़ें तो उनकी समझ बढ़े। ओशो के संबंध में प्रेस में समझ नहीं होती, इसलिए सारे अंट शंट लिख देते हैं। तो ये मेरा काम था कि मैं जब भी प्रेस वाले से मिलूं, और जिस समय वो चाहें उस समय मिलता था। मेरे लिए दिन रात का कोई मामला नहीं था, कभी भी मिलता था, क्योंकि मेरी वो पैशन थी कि ओशो का संदेश जितना पॉजिटिव ढंग से पहुंच सके उतना अच्छा। और फिर ओशो ने मुझे कहा कि जैसे बुद्ध जयंती आई, महावीर जयंती आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई, कुछ आए, उन सब अवसरों पर मेरे प्रवचन अखबारों को भेजो निकाल के, और मैं फिर करना शुरू कर। मान लो वर्ल्ड एड्स डे भी आया है तो उसके ऊपर भी ओशो ने एड्स पर बोला है, तो उस समय की जो समस्या थी उसको भी भेजते थे। तो इस प्रकार जितने भी संदर्भ होते थे, हम कोई संदर्भ जाने ही नहीं देते थे। तो हम ओशो के प्रवचनों को भेजते थे, और लोग धीरे धीरे समझने लग गए, पढ़ने लग गए, छापने लग गए। और टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक कॉलम ही था, स्पीकिंग ट्री, जिसमें हम वो ओशो के कारण ही शुरू हुआ था कि ओशो के प्रवचन छापने हैं। अभी 4 दिन पहले ही मेरा उन्होंने एक आर्टिकल स्पीकिंग ट्री में डाला है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो एक तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया लीड करती थी इन चीज़ों को कि उसमें अध्यात्म भी ज़रूर होना चाहिए, और वो आधुनिक अध्यात्म हो। और ओशो आधुनिक अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं। सो आज जो स्थिति बनी है देश में कि हर अखबार ओशो को छापता है, और उसके पहले इतना मुश्किल था कुछ भी छपवाना, बहुत मुश्किल था। मुझे याद आती है बात कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो हमें छापने से पहले कलेक्टर के ऑफिस में अपना मैटर भेजना पड़ता था डिज़ाइन करके, और वो देखते थे, पढ़ते थे, और तब ओके करते थे कि ये छप सकता है कि नहीं।
जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई तो फिर सब ठीक हो गया, लेकिन उस दौरान 1.5 साल के लिए, साल 1.5 साल के लिए हमें सारा कुछ पहले दिखाना पड़ता था। तो पर ओशो को इग्नोर करना तो सबके लिए ही असंभव हो गया कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास और नहीं है, और अगर हम उसको ना पहुंचाएं तो ये हमारा कसूर है। अगर उनके सन्यासी बस अपने में रमे रहें और कहीं नहीं पहुंचाते हैं तो, और फिर उनको जब जैसा वातावरण वे चाहते हैं मिले और नहीं मिलता, तो उसके दोषी वो खुद हैं कि उन्होंने वातावरण बनाने में सहयोग नहीं किया ओशो का। तो ये हमारा एक प्रकार से दायित्व बनता है कि ओशो को सब चैनल्स पर, सब प्रिंट मीडिया में, सब जगह ओशो के प्रवचन पहुँचें, सर्वसुलभ हों, और ये मेरी पैशन थी। फिर ओशो ने जब देह छोड़ी 1990 में, 19 जनवरी 1990, तो उसके बाद और एक प्रकार से पूरे जगत में विस्फोट हुआ, ओशो के प्रति अटेंशन आने लगा। सारी दुनिया को कुछ लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया है। इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ था जिसको हम उस समय नहीं समझ सके। सारे बुद्धिजीवी, सारे कलाकार ओशो से जुड़ने लगे धीरे धीरे, और वो ओशो के रहते ही शुरू हो गया था। हमने एक फ्रेंड्स ऑफ ओशो नाम की संस्था खड़ी की थी, बैनर बनाया था, जिसमें हमने खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, कवि नीरज, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, और इस तरह के अभिनेता, निर्देशक, संगीत निर्देशक, जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सबको जोड़ लिया हमने अपने साथ। गुलजार और जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन, गुलाम अली, सब आके गए ओशो आश्रम में उन दिनों। और ये 2000 तक तो बहुत ही अच्छा चलता रहा, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स ऑफ ओशो एक तरह से बैनर था, इसने सबको आकर्षित किया। पर उस समय एक अजीब घटना और भी घट रही थी कि कुछ विदेश में रहने वाले मित्रों ने, सन्यासी मित्रों ने, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन और ओशो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ज़ूरिख में करवाया, जिसकी जानकारी, पर्याप्त जानकारी किसी के पास नहीं थी। वो तो जब इंटरनेट का ज़माना शुरू हुआ और मैंने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, तो मुझे 2000 के आसपास, 99-2000 के आसपास जानकारी मिली कि ओशो तो अब विदेश में रजिस्टर्ड हैं और हम तो उनके हम फ्रेंचाइज बने हुए हैं। भारत में हमें जब कभी कुछ छापना करना या टीवी पे दिखाना है तो उनसे परमिशन लेनी होगी। ये हमारे लिए बड़ी दुखदाई बात थी, पेनफुल था ये, कि ओशो ने इतना यहाँ रहते हुए बोला है, यहाँ उनके प्रवचन हुए हैं, और 4-5 लोगों का एक ग्रुप विदेश के किसी फ्लैट में बैठकर एक फॉरवर्डिंग एड्रेस को यूज़ करके वो हेडक्वार्टर बने हुए हैं, जबकि हज़ारों लोग पूना में रहते हैं। तो ये हमारे लिए अपच बात थी, ये पचने जैसी बात नहीं थी कि हेडक्वार्टर यहाँ है कि 4 लोग जो वहाँ बैठते हैं वहाँ हैं। तो उस समय हमें और तरफ से भी ये इशारे मिलना शुरू हुए कि कोई ओशो की जापान में पब्लिकेशन कर रहा है, कोई फ्रांस में कर रहा है, कोई कर्नाटका में कर रहा है। तो वो सन्यासी आके मुझे बताने लगे कि अब उनसे कॉपीराइट के अंतर्गत, ट्रेडमार्क के अंतर्गत उनसे रॉयल्टी मांगी जाती है, जबकि ओशो के रहते हुए कभी ऐसा नहीं होता था। ओशो ने तो रेगुलर पब्लिशर्स के लिए भी हमें ये निर्देश दिया था कि वो अगर 10% या 7.5% रॉयल्टी देते हैं तो उनको कहो हमें रॉयल्टी मत दो, आप इसके विज्ञापन पर खर्च करो, इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन ये जो विदेश के 4-5 मित्र थे, उन्होंने इस सारी चीज़ को बंद कर दिया। कोई भी चीज़ टेलीविज़न पर उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकती, और वो विदेश
न्यूयॉर्क से या ज़ूरिक से पूछना पड़ेगा। ये मेरे लिए असह्य था और मैंने 2000 मिलेनियम सेलिब्रेशन के बाद निश्चित किया कि अब मैं स्वतंत्रतापूर्वक बाहर रहूँगा, आश्रम में नहीं रहूँगा और वहाँ से ये कार्य करूँगा। दिल्ली में हमने उन्हीं दिनों फिर 2000 के अप्रैल महीने में ओशो वर्ल्ड गैलरिया खोला, जिसका उद्घाटन राम जेठमलानी द्वारा हुआ। उस समय वो कानून के मंत्री थे और उसके माध्यम से बहुत काम शुरू हुआ। दिल्ली में एक अच्छे पहले मॉल में एक ओशो के सेंटर का खोलना सबके लिए न्यूज़ था और उसकी चर्चा न्यूज़ वीक और वॉल स्ट्रीट जर्नल और सब जगह आई। दूर दूर तक मैसेज गया, मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस, और बुक्स एंड टेप्स एंड सब अवेलेबल था। और वहाँ कलाकार भी आए हैं, कभी सोनल मानसिंह आ रही हैं, कभी कोई राजनेता आ रहे हैं तो अडवाणी जी आ रहे हैं, मनमोहन सिंह आ रहे हैं, सब आए उस जगह पर। वो एक मंच से दूसरे मंच पर हमारा एक प्रकार से काम वही चलता रहा, होता रहा। और तब देखा कि अब हमें, क्योंकि ओशो टाइम्स बंद होने जा रहा है मेरी अनुपस्थिति में, तो हमने ओशो वर्ल्ड पत्रिका का 1 अप्रैल 2001 में शुभारंभ किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका विमोचन किया, लोकार्पण किया। और उस समय मल्लिका साराभाई का डांस हुआ उस सीरी फोर्ट में। उस प्रकार से ये ओशो वर्ल्ड पत्रिका शुरू हुई और ये पिछले 22 वर्षों से लगातार प्रकाशन में है, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ। और आज भी मैं इस कार्य को करके बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि जो कार्य मेरे लिए माध्यम बना वो सभी आने वाले युगों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए इस कार्य का इसकी एक विशेष भूमिका बनी रहे, ताकि नए नए लोग ओशो के अभिनव आंदोलन में जुड़ सकें।